कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन छोटा सा एक टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से अच्छे पूछे जाते हैं। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब है लगातार और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक रूप से, जो कि सभी एरियाज को इंक्लूड करता हो। ठीक है, सीसीई जो इसकी एक शॉर्ट फॉर्म होती है। सीसीई का मकसद स्कॉलस्टिक और पोस्ट स्कॉलस्टिक दोनों पहलुओं का मूल्यांकन करके स्टूडेंट्स का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। सीसी क्या होता है? एक तो कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट यानी लगातार, इवैल्यूएशन मूल्यांकन, और एक व्यापक रूप से। और व्यापक रूप में कौन कौन सी चीजें आती है? दोनों आ जाती है, स्कॉलस्टिक यानी शैक्षणिक और सह शैक्षणिक। दोनों पहलुओं को शामिल करना कि एक तो लगातार करो इवैल्यूएशन मूल्यांकन जो है, जो हम कहते हैं ना कि एफए हो रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है, जो लगातार चलना चाहिए मूल्यांकन और इवैल्यूएशन जो है। और दूसरा जो है कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक रूप से हो। ठीक है, दो चीजें हैं और इन्हीं चीजों पर जो पूरा टॉपिक बेस्ड है। ठीक है, चलिए यहाँ से एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्लाइड हिंदी में नहीं है, समझ लेना, मैं जो है बताती चलूंगी। कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग हो गया कि लगातार, कि जो बार बार जो है कंटिन्यूअसली रेफर टू रेगुलर एंड कंटिन्यूअस एक्टिविटीज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट। कि साल भर जो है अलग अलग तरह की एक्टिविटीज कंडक्ट करवाते रहिए, जिससे कि बच्चे का जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है वो होता रहे। ठीक है, दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव, कवर ऑल, मेंटल यानी मानसिक रूप से, इमोशनल यानी जो संवेगात्मक रूप से, और फिजिकल यानी शारीरिक रूप से। तो तीनों ही तरह के जो एक्सपेक्ट है या जो अदर डोमेन्स भी है डेवलपमेंट के, तो वो स्टूडेंट की प्रोग्रेस का पार्ट होना चाहिए। सभी एरियाज को कवर करना है स्टूडेंट्स के अच्छे डेवलपमेंट के लिए। फिर है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है? इन्वॉल्व यूजिंग वेराइटी ऑफ टूल एंड टेक्निक्स टू असेस एंड इवैल्यूएट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। यहाँ पे जो इवैल्यूएशन है ना, इसका मतलब सिर्फ वो वाला नहीं है कि एंड में जो पेपर लेना वाला नहीं है। यहाँ पे है कि जो इवैल्यूएशन है ना, वो ऐसा हो कि एक तो लगातार होता रहे, क्योंकि जब हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन की बात करते हैं ना, तो हमारा क्या जो माइंडसेट जाता है वो क्या जाता है कि असेसमेंट तो वो है जो चलता रहता है और जो बच्चे को रेमेडियल टीचिंग देने के लिए, जो लर्निंग गैप है उसको फिल करने के लिए काम आने वाली वो प्रोसेस है या यूज करते हैं, जिसे हम इवैल्यूएशन क्या मानते हैं। हम इवैल्यूएशन वो चीज जो कि साल के एंड में होती है, जो हमें ओवरऑल ग्रेड दे रहा है बच्चे का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इवैल्यूएशन का थोड़ा सा कंटेक्स्ट अलग हो जाता है। वो ये है कि कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी एक तो सतत लगातार चले, जो पूरे साल जो है आप थ्रू आउट द ईयर्स पूरे साल अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करवाइए कंटिन्यूअसली, ताकि बच्चे का ऑल राउंड संपूर्ण क्षेत्रों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव कि सिर्फ एकेडमिक फोकस नहीं करें, बाकी जो एरियाज है ना, पोस्ट स्कॉलस्टिक यानी सह शैक्षणिक, जैसे खेल हो गया या जो चीजें ऐड की जाती है एक्टिविटीज, वो क्यों की जा रही है? ताकि बच्चे का एकेडमिक के साथ साथ जो उसकी इमोशनल डेवलपमेंट है, उसकी मेंटली जो हमारी डिसीजन मेकिंग या फिर जो है कि इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, वो इस तरह की जो अदर स्किल्स भी है ना, जो एकेडमिक से रिलेटेड भले ही नहीं हो, कि सिर्फ मार्क्स लेने से मतलब नहीं है, जो रियल लाइफ में यूज होने वाली अलग चीजें, जो अदर एक्सपेक्ट्स भी हैं हमारे, वो सारी चीजें भी उस बच्चे को करवाई जाए और उसका भी इवैल्यूएशन हो, मूल्यांकन हो। ठीक है, और यहाँ पे इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन का मीन्स है कि असेस करना और इवैल्यूएट कि का आंकलन और मूल्यांकन दोनों करें अलग अलग तरह के टूल्स और टेक्निक्स के माध्यम से। वो चाहे आप ऑब्जर्व करके कर रहे हो, टेस्ट लेके कर रहे हो, या कोई टूल यूज कर रहे हो, कैसे भी करो, तो ये यहाँ पे इसका मीनिंग है। ठीक है, अब थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। पूरे वर्ष नियमित रूप से मूल्यांकन जब किया जाए तो कॉन्टिन्यूअस है, केवल अंतिम परीक्षा पर निर्भर नहीं करना है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव यानी समग्र अध्ययन, ये ना अध्ययन वो शैक्षणिक आएगा एक्चुअल में।
प्रॉपर जो शुद्ध हिंदी में हम कहें तो अध्ययन भी आप ले सकते हो, पर शैक्षणिक और सह शैक्षणिक होता है। गतिविधियों, कौशलों, व्यवहार और मूल्यों का मूल्यांकन, यानी मूल्य यानी मोरल वैल्यूज भी जो है ना, वो चीजें भी और व्यवहार भी, कितना अच्छा बिहेवियर है कि सोशली अडेप्टेड, गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स, वो सारी चीजें जो है इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है उद्देश्य। सीसीई का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों आया। आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे कि इसमें से कौन सा उद्देश्य है या कौन सा नहीं है। तो आप जो है मोस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव देख के भी समझ सकते हो, या एक बार यहाँ से पढ़ भी लो, इससे भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है। परीक्षा का बोझ और तनाव कम करना, कि अगर रेगुलरली जो आप टेस्ट लेते रहो बच्चे से, तो बच्चा एग्जाम से डरेगा, एग्जाम बर्डन नहीं होगा कि एक बार में बहुत सारा सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि पूरे साल बच्चा मेंटली एग्जाम के लिए प्रिपेयर ही नहीं हो पाया, उसे पता ही नहीं है। और हमें लगता है ना कि हम एक बार पेपर दे लेंगे ना तो शायद हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो प्रैक्टिस बच्चे को मिल जाती है, तो जो परीक्षा का एग्जाम का वो बर्डन होता है, वो स्ट्रेस होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है। विद्यार्थियों के समग्र विकास को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने कॉम्प्रिहेंसिव की डेवलपमेंट की बात की है, समग्र व्यापक विकास की है, तो उसके लिए भी ये जो है आया है। सीखने को आनंददायक और अर्थपूर्ण बनाना, यानी एक तो जॉयफुल बने और मीनिंगफुल बने, क्योंकि ये आनंददायक और अर्थपूर्ण कैसे बनेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ने सिर्फ एकेडमिक के अलावा जो है को स्कॉलिस्टिक एरिया से है, शैक्षणिक जो क्षेत्र है वो भी ऐड कर दिया, जिससे कि बच्चा खेल में भी और कलरिंग, डांसिंग, पेंटिंग, जो भी अदर एक्टिविटीज है या कोई डिबेट है, कोई भी किसी भी तरह जो खेल, कोई एक्टिविटी, सब चीजें जो बना दी हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो सिर्फ पढ़ नहीं रहा है कि सिर्फ दिन रीडिंग राइट नहीं है, अदर एक्टिविटीज भी इंक्लूड हुई हैं, जिसकी वजह से जो सीखना, लर्निंग जो है वो आनंददायक बन गई है और अर्थपूर्ण बन गई है, मीनिंगफुल है, कि बच्चा जो है मीनिंग के साथ चीजें सीख रहा है। अब विद्यार्थियों की खूबियां और कमजोरियों को पहचाना, अब जब हम कॉन्टिन्यूअसली इवैल्यूएशन करेंगे तो बच्चे के कहाँ पे अप एंड डाउन है अगर, तो हमें पता लगता रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो खूबियां हैं और जो कमजोरियां हैं वो हमें पता लगती रहेगी। ठीक है। और अगर कमजोरियां पता लगेंगी तो नेक्स्ट पॉइंट है सुधार हेतु निरंतर प्रतिक्रिया, कि जब हमें पता लग गया कि बच्चे में ये कमी है या यहाँ पे बच्चा कमजोर है इस एरिया में, तो उसके सुधार के लिए निरंतर प्रतिक्रिया, फीडबैक भी दें और इम्प्रूवमेंट के लिए भी काम करें। एक तो फीडबैक से क्या होगा, बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगा कि ये टॉपिक आपका जो अभी वीक चल रहा है, आप इस पे और मेहनत करो, कुछ भी पूछना हो तो मुझसे पूछो और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। तो टीचर अगर कोऑर्डिनेट करेगा, बच्चे से उसे फीडबैक देगा और बच्चे को एग्जैक्टली बताएगा कि वेयर द चाइल्ड इज स्टैंडिंग, कि बच्चा जो है कहाँ स्टैंड कर रहा है इस टाइम, तो उससे क्या होगा और इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है। उसके बाद में आत्म मूल्यांकन और सहपाठी मूल्यांकन को बढ़ावा देना। देखो जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, ये इसके वर्ड में जो नेम में नहीं मेंशन है, लेकिन ये कहीं ना कहीं खुद का आंकलन करने, क्योंकि देखो जब आपको फीडबैक मिल रहा है तो फीडबैक से हमारा आंकलन हो गया ना, हमें पता लग रहा है। दूसरा, हमारे जो कॉन्टिन्यूअसली टेस्ट हो रहे हैं या कोई किसी भी तरह का इवैल्यूएशन हो रहा है जिसमें हमें पता लग रहा है कि कोई टॉपिक, जैसे हम आज एमसीक्यूज कर रहे हैं, अब इसको मैं थ्योरी करवा दूं पूरा और एग्जाम के बाद आपसे पूछूं कि आपके एमसीक्यूज में परसेंटेज कितना है, फिर मैं कहूँ कि अच्छा परसेंटेज कम आए थे, चलो फिर से तैयारी करते हैं, तो वो चीज नहीं है। हम थ्योरी भी करें और थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज भी करें और उसके बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें बहुत सारे, ताकि हमें पता लगे कि पढ़े हुए चीज से अगर कोई क्वेश्चन अभी भी हमारा गलत हो रहा है तो उस टॉपिक को हम अभी रिवाइज कर लें, एग्जाम, फाइनल एग्जाम जो है हमारा उससे पहले। तो वहां पे क्या है कि आपको अपना स्टैंड पता लग गया कि मेरा जो रिजल्ट है वो कितना आ रहा है, कहाँ आ रहा है, और आपको एक दूसरे अपनी सहपाठियों का भी पता लग जाता है। आपका सहपाठी भी आपकी हेल्प करता है कि कहाँ पे जो है हम स्टैंड कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करनी है, हमें स्टडी करनी है। ठीक है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर शिक्षण तकनीकों में सुधार। देखो क्लास में अगर कोई एक दो बच्चों को समझ नहीं आ रही है कोई चीज, तो हो सकता है कि शायद बच्चे को कोई अलग तरह के मेथड की जरूरत है, मे बी, बट मेथड अच्छा था, फिर भी एक दो को नहीं समझ आया, हो सकता है उनका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट हो। बट अगर आपको जो विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर जो शिक्षण है, जो आपकी टीचिंग है, उसमें टीचिंग स्ट्रेटेजी में सुधार की, अगर आपकी क्लास में 20 बच्चे थे या मान लो 30 थे,
30 में से अगर 25 बच्चों को समझ नहीं आया, इट मीन्स कि आपको अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी जो है, पढ़ाने का तरीका जो है वो चेंज करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं टीचर्स को भी ये फीडबैक मिल जाता है कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन से कि शिक्षण तकनीक जो है, जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज हम यूज कर रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट है की फीचर की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, ये दो इसकी हैं। फॉर्मेटिव वही जो हम जानते हैं कि शिक्षण अधिगम के दौरान किया जाता है, जैसे क्विज, कक्षा कार्य, प्रोजेक्ट, मौखिक परीक्षण, अवलोकन या समूह कार्य। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी आया जा सकता है कि इनमें से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल है या कौन सा नहीं है। ठीक है, सबमिटिव कौन सा होता है, जो संक्रांत में आयोजित होता है, एंड ऑफ द टर्म, इस साल के अंत में होता है। यानी साल कौन सा, जनवरी से दिसंबर वाला साल नहीं है ये जो है हमारा साल होगा मार्च तक, जो साल बनता है ना, अप्रैल टू मार्च वाला जो अकेडमिक ईयर है हमारा, उस अवधि के समग्र अधिगम का मूल्यांकन, की वो जो अवधि है ना, एक साल का जो क्लास है हमारा, उस पूरी अवधि में जो समग्र अधिगम है, समग्र यानी ऑल राउंड जो भी हमारी लर्निंग हुई है, उस चीज का इवैल्यूएशन जो होगा वो होगा समेटिव। ठीक है, उसके बाद है हॉलिस्टिक वैल्यूएशन। हॉलिस्टिक यानी समग्र मूल्यांकन, एकेडमिक स्किल और नॉन एकेडमिक दोनों होंगी, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक। जिसमें कि शैक्षणिक आप सबको पता है, नोटबुक जो हमारा सिलेबस है, सब्जेक्ट्स है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, पंजाबी, हिंदी लैंग्वेज जो भी आप पढ़ते हो। और उसके अलावा जो है गैर शैक्षणिक में कौन सा आएगा, लाइफ स्किल आ गई, जीवन कौशल, दृष्टिकोण, मूल्य, गतिविधियों में सहभागिता, ये चीजें। और जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, समस्याओं को जो है उनको सुझाव देना और डिसीजन लेना, कोई निर्णय लेना, वो चीजें जो है वो भी नॉन एकेडमिक में आती हैं। उसके बाद है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल। डायग्नोस्टिक वो होगा जहां पे कि किसी पर्टिकुलर गैप जो है कोई आइडेंटिफाई करना, रेमेडियल की उस चीज को फुलफिल करना। डायग्नोस्टिक जो यहाँ पे दिया गया है, सीखने की समस्या जल्दी पहचानने में मदद और उपचारक शिक्षण। डायग्नोस्टिक होता है पहचान करना कि अगर बच्चे में हमें लगा कि कहीं लैग कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूअसली अगर वो लैग कर रहा है, हमने देखो बच्चे को रेमेडियल क्लासेस भी दे दी, टीचिंग जो टेक्निक्स है वो भी चेंज कर ली, टीएलएम भी चेंज करके देख लिया, बच्चे को अलग अलग तरीके से समझा के भी देख लिया, फिर भी हमें लग रहा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो क्या करते हैं हम डायग्नोसिस के लिए रेफर कर देंगे। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए रेफर कर देंगे तो हमें जो है टाइमली पता लग जाएगा कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है थेरेपी या एजुकेशन, जिस भी तरह की टेक्निक्स अपनाने की जरूरत है वो देंगे, जिसे कि हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। रेमेडियल क्लासेस जो कि अलग से स्कूल आवर्स में ही एक अलग से लेक्चर में दी जाती है, जिसमें कि जो गैप होता है उसको फिल किया जाता है। ये जो गैप रह गया दोनों चीजों में, कि एक तो जो बच्चा जानता है उसमें, और एक जो उसको जानना चाहिए जो हो चुका है क्लास में, लेकिन यहाँ पे एक गैप आ गया, तो उस गैप को रिफिल करने के लिए, उसको भरने के लिए, पूरा करने के लिए रेमेडियल क्लासेस होती है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ ना इसकी विशेषताएं कह लो या कंपोनेंट्स कह लो, या वो चीजें हैं जो सीसी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम वो है कि दबाव और अनावश्यक तुलना कम करता है। ग्रेडिंग प्रणाली जो है ना, इसके अंदर क्या है, ये ग्रेड अपनाता है, परसेंटेज नहीं अपनाता। तो ए ग्रेड जो है या ए प्लस है, इसमें क्राइटेरिया ले लिया। अब देखो क्राइटेरिया का ना एक मीनिंग समझाती हूँ। 85% है एक बच्चे के 86% है। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया कि 1% से कोई फर्स्ट सेकंड हो गया, ऐसा तो नहीं हम मान सकते ना। तो एक क्राइटेरिया बना देना कि जैसे मान लो 81 से 85% वाले, और 86 से 90%, 91 से 95, 96 से 100, और नीचे जो है यहाँ पे आ जाएगा 75 से 80, सॉरी 76 से, और 71 से 75। तो इस तरह हमने 5% का ग्रेड बना लिया, या जो हमने 10 का बना सकते हैं। या फिर आप अपने डीएमसी देखना, हमारी जो 10th क्लास की डीएमसी में आपको फोटो सेंड कर दूंगी, जो ग्रेडिंग सिस्टम है एक्यूरेटली जो है एनसीईआरटी का, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। आप बहुत अच्छा, जो मुझे यहाँ पे पॉइंटली याद आ गया है कि एनसीईआरटी का ग्रेड क्या है, वहां से कई बार जो क्वेश्चन बन जाता है। हालांकि अभी हम एनसीईआरटी, एससीईआरटी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
या जो भी डिपार्टमेंट्स उनके बारे में पढ़ेंगे भी, तो एनसीईआरटी ने जो ग्रेड सिस्टम बना रखा है वो क्या है, क्योंकि स्कूल का ना हमें पढ़ना पड़ेगा, कॉलेज का अलग है, यूजीसी का जो होगा वो अलग मिलेगा क्योंकि वो कॉलेज लेवल की है, एनसीईआरटी स्कूल लेवल का वो अलग है, कि किन बच्चों को, जैसे यहाँ पे मान लो ए दे दिया, यहाँ पे A+ दे दिया और ये B+ होगा, ये B होगा, इस तरीके से ग्रेडिंग दिए गए हैं। तो जो सीसी क्या करता है, ग्रेडिंग सिस्टम अपनाता है, ठीक है। फिर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की, जिसमें कि बाल केंद्रित दृष्टिकोण है, बच्चे की गति और क्षमता के अनुसार मूल्यांकन होता है, ठीक है। ये हमारे मेन टॉपिक्स थे। टूल एंड टेक्निक कौन से यूज कर सकते हो सीसी में, देखो आप ऑब्जर्वेशन शीट यूज कर सकते हो, चेकलिस्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, पोर्टफोलियो, असाइनमेंट, वर्कशीट, पीयर और सेल्फ असेसमेंट, सब चीजें जो है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, मे बी बस इतना ही हमारा। उसके बाद जो है क्वेश्चन है जो हम कल करेंगे, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि एक तो एग्जाम की जो चिंता होती है, एग्जाम की वजह से जो टेंशन होती है उसको कम करता है, नियमित अध्ययन और अनुशासन को बढ़ावा देता है, रेगुलर लर्निंग बढ़ाता है, डिसिप्लिन बढ़ाता है, इंटरेस्ट क्रिएट किए रखता है, मोटिवेट रखता है हमें, क्योंकि हर 2 महीने 3 महीने में जब आपका पेपर होगा, टेस्ट होगा, तो आपको पता लगता रहेगा और आप जो है अच्छी तैयारी करते रहेंगे। आपको जैसे आपका एक एग्जाम हुआ, मान लो एनवीएस और केवीएस के जैसे एग्जाम है, ठीक है, हालांकि वो साथ में हो रहे हैं। आप ये मान लो कि आपने 2 फॉर्म भरे स्पेशल एजुकेटर के, और आपने केवीएस एनवीएस वाला भी भर रखा और आप यूपी का आने वाला जो एग्जाम है वो भी भर रहे हो। दोनों एग्जाम में अगर 1 महीने या 2 महीने का डिफरेंस होगा, तो पहले एग्जाम के बाद जो आपका इंटरेस्ट है ना, कि मेरी जहां जहां कमी रह गई थी वो उसको पूरा करने के लिए आप जी जान लगा दोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे, रेगुलरली जो है सीखते जाओगे, ट्राई करते जाओगे कि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए जो शायद पिछले पेपर में छूट गया था। तो इससे क्या होता है, जो रेगुलर नियमित जो लर्निंग है ना वो चलती रहती है और अनुशासन को बढ़ावा मिलता है। सह शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाता है, अदर जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है उसमें पार्टिसिपेशन जो है सीसीई इसको बढ़ावा देता है। व्यक्तित्व विकास में सहायक है, क्योंकि लाइफ स्किल की बात यहाँ पे आती है, और एकेडमिक ओनली जो है करिकुलम जो है उससे हटकर को करिकुलर एक्टिविटीज भी है, कि बच्चा अगर एकेडमिक में कहीं ना कहीं चलो ठीक है एवरेज है, वीक है, जैसा है उसको हम बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हम प्रॉमिस नहीं कर सकते कि अच्छा सीसी अप्लाई करते कॉन्टिन्यूसली अगर करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे तो शायद बच्चा 40% वाला एकदम से 90 पे चला जाए। वो एक अलग चीज है कि आप कितना ट्राई कर रहे हैं, बच्चा कितना ट्राई कर रहे हैं, सबका जो रिजल्ट है वो क्या है। लेकिन यहाँ पे सीसीई में क्या है, करिकुलम के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज में है जो बच्चे को लाइफ स्किल सिखा रही है, निर्णय लेना, सोच समझ का यूज करना, अपना जो है कार्य कर पाना, खुद से डिसीजन लेना, इंडिपेंडेंट बना रहा है अदर स्किल्स में एकेडमिक के अलावा भी। तो वहां पे व्यक्तित्व, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी सीसी कर रहा है। पढ़ाई और कौशल दोनों को सम्मान महत्व देता है, आत्मविश्वास और संचार कौशल को विकसित करता है, मूल्यांकन जो है पारदर्शी और न्यायपूर्ण बनाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस है कुछ, ठीक है, लास्ट स्लाइड आई गेस। लिमिटेशन सीमा क्या है कि देखो कंटिन्यूअसली अगर आपको इवैल्यूएशन करना है, कंटिन्यूअसली कभी टेस्ट अरेंज करना है, कभी क्विज करना है, कभी कोई प्रोजेक्ट करवाना है, अलग अलग तरह की चीजें करवानी है, क्योंकि क्विज में सारे बच्चे जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। कोई बच्चा प्रोजेक्ट में अच्छा करेगा, कोई क्विज में अच्छा करेगा, कोई एग्जाम में अच्छा कर सकता है, कोई ओरल टेस्ट में अच्छा कर सकता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट या इवैल्यूएशन आपको यूज करना होता है। तो आपको जो है इसके लिए अलग अलग तरह की प्लानिंग करने के लिए एक तो टाइम ज्यादा चाहिए, अधिक समय, मेहनत और योजना की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपके पास क्लास एक नहीं है, टीचर के पास एक क्लास नहीं है, उस क्लास में बच्चा एक नहीं है, हर बच्चे की नीड्स को आपको फुलफिल करना है, उनके अकॉर्डिंग जो है प्रोजेक्ट्स अरेंज करवाने, टीएलएम यूज करना है, टूल्स अरेंज होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। फिर आपको इतना टाइम होना चाहिए कि बार बार आप इवैल्यूएशन कर सको। आपने अगर क्लास में बार बार टेस्ट पेपर रखने के कारण जो है नोटबुक चेक करना, बुक्स चेक करना, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीएलएम बनाना, टीचर पर कहीं ना कहीं बर्डन बढ़ रहा है। तो जो है अधिक समय की रिक्वायरमेंट आ रही है, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण चाहिए, इसको जो लिए टीचर्स जो है वो ट्रेंड होने चाहिए। ये भी एक लिमिटेशन है कहीं ना कहीं, क्योंकि हर टीचर जो है
कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इतना सारा काम कैसे करूँ। तो टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए। हर चीज के लिए टीचर किसी और पर डिपेंड नहीं रह सकता कि प्रिंसिपल कहेगा तब पेपर होगा तब क्विज होगा, नहीं। टीचर को खुद से जो है कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, बच्चों से भी, प्रिंसिपल से भी, पूरी जो टीम है, पेरेंट्स है, सबसे। पेरेंट्स को फीडबैक भी देना पड़ेगा, बच्चों को भी फीडबैक देना पड़ेगा, फिर जो गैप आया उसको फिल करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए रेमेडियल टीचिंग भी देना पड़ेगा। तो सब चीजों के लिए मैनेज करने के लिए, उन चीजों को अरेंज करने के लिए उचित जो है अप्रोप्रिएट जो प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर्स की। रिकॉर्ड रखना कठिन है और समय लेवा है। एक एक बच्चे का बार बार रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जो हैवी एक बर्डन बन जाता है। स्पष्ट मानदंड न होने पर मूल्यांकन पक्षपात पूर्ण हो सकता है। देखो कि टीचर पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे फुली। हो सकते किसी टीचर पे कोई बच्चे के साथ अच्छी नहीं बनती तो कोई पक्षपात हो सकता है, जो सब्जेक्टिव हो जाता है टीचर कई बार, क्योंकि स्पष्ट मानदंड नहीं है कि कितने में क्या देना है, कब देना है मार्क्स, क्योंकि ऑल जो चीजें हैं वो टीचर पे डिपेंड कर रही है थ्रू आउट द ईयर। अब वो टीचर अगर देना चाहे रेमेडियल क्लास तो देगा, अदरवाइज उसने पेपर लिया, टेस्ट लिया, क्विज करवाया, प्रोजेक्ट करवाया, जो जिसका रिजल्ट रहा वो बता दिया, उसके बाद कुछ किया नहीं किया, उसकी जवाबदेही जो है कोई ले नहीं रहा है कि इस बच्चे के पहले इतने मार्क्स थे तो अब भी इतने क्यों है, बढ़े क्यों नहीं। तो वो जवाबदेही नहीं लेने वाला अगर कोई है, कोई प्रॉपर मानदंड नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितना लेके जाना है, कहाँ करना है, तो उसकी वजह से जो मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन है, वो पक्षपात भी हो सकता है और कहीं ना कहीं लैग भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर रिस्पॉन्सिबल होना भी बहुत जरूरी है और न्यूट्रल होना कि किसी के साथ वो पक्षपात नहीं कर सकता। बड़ी कक्षाओं में एक समान रूप से लागू करना मुश्किल है। बड़ी कक्षाओं में एक समान रूप से लागू करना मुश्किल है कि बड़ी जो क्लासेस है उसमें यूनिफॉर्मली इस चीज को अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां के लिए चीजें अरेंज करना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। छोटी क्लास के लिए फिर भी टीचर जो है पॉसिबल कर सकता है इन चीजों को, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। सीसीई मुख्य रूप से किस पहलू पर केंद्रित है? बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहे हैं सबके, सबको आंसर पता है क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत इजी है और इसका मतलब आपने ध्यान से चीजें सुनी तो आपको आंसर भी पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जिनको पता है, अगर किसी को कोई डाउट है तो सीसी किस पे फोकस करता है मेनली, जिसके फुल फॉर्म से कॉन्टिन्यूअस एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। देखो यहाँ पे ना कॉम्प्रिहेंसिव को चेंज करके होलिस्टिक लिख दिया गया है, यानी दोनों का नेम वही है कि पूरा समग्र रूप से सतत एवं समग्र विकास, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा वो था बी, आंसर जो है करेक्ट। देखिए, समेटिव इवैल्यूएशन ओनली नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव है, तो अकेला तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वो सभी चीजों को गाइड कर रहा है। कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट है वैसा ही है। एनुअल एग्जाम तो एक चीज आ गई सिर्फ, एंट्रेंस टेस्ट भी एक ही चीज आ गई, तो हमारा जो आंसर है बी करेक्ट हो जाएगा कि कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव दोनों है, तो ऑप्शन में सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है तो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3, सीसीई किन क्षेत्रों में मूल्यांकन पर जोर देता है? किन क्षेत्रों के मूल्यांकन पर जोर देता है? हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि कहाँ पे जोर देता, क्या ऑप्शन का करेक्ट होगा, फास्ट आंसर कीजिए। वेरी गुड, दीपक चंद्र ज्योति, फिर से पढ़िए। ओनली स्कॉलेस्टिक तो नहीं था, ओनली तो कुछ भी नहीं था, इसमें दो चीजें थी, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक। शैक्षिक पे लिखा है कि जो चीजें एजुकेशन अकेडमिक से रिलेटेड है वो भी, और जो को करिकुलर एक्टिविटीज है, करिकुलर और को करिकुलर भी लिखा हुआ आ सकता है, तो वो जो दोनों है वो इसमें इसके एक बेसिक जो एरिया है जिन पे मूल्यांकन पे, जिनके इवैल्यूएशन आंकलन पे, असेसमेंट पे बल दिया जाता है, एम्फसाइज किया जाता है, ठीक है, दोनों एरियाज को इंक्लूड किया जाता है सीसीई में। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, सीसीई किसे कम करने में मदद करता है? क्या चीज कम करता है सीसीई? सीखना, परीक्षा का तनाव, कक्षा की गतिविधियां या शिक्षक छात्र संवाद?
रमेश यादव जी क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। विलियम हॉकवर्ड फिर से क्वेश्चन पढ़िए। अतुल कुमार जी, डॉक्टर वीपी सिंह जी फिर से पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए। कुछ कुछ आंसर जो है इनकरेक्ट है, अदरवाइज ऑल ओवर जो है हमारे करेक्ट आ रहे हैं। देखिए सीसी जो करता है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। देखो सीखना तो बढ़ाता है ना, कि लर्निंग एनहांस होती है, परीक्षा का तनाव कम हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूटी में बार बार जो है परीक्षा होती जा रही है, तो परीक्षा से डर निकल लगता, डर निकल जाता है, और रेगुलेटरी में चीजें पता लग जाती है कि क्या हो रही है, क्या हमें पता है, क्योंकि इमीडिएटली आज आप पढ़ रहे हैं और आपका एक मंथ के एंड में टेस्ट ले लिया जाएगा। ये नहीं ना कि इस महीने का पढ़ाया हुआ लेसन आपके मार्च के एग्जाम में आएगा। तो आप देखो जो साल भर चीजें पढ़ रहे हो, उसका एंड में टेस्ट होने से अच्छा है कि कंटिन्यूअसली जब आप चीजें पढ़ रहे हो तभी आपका जो इवैल्यूएशन कर लिया जाता है। तो उससे क्या होता है, एग्जाम का जो स्ट्रेस होता है ना वो कम हो जाता है, कक्षा की गतिविधियां तो बढ़ जाती है, शिक्षा का संवाद बढ़ जाता है। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी को अगर डाउट था, कोई अनकरेक्ट, किसी का भी इनकरेक्ट था, अपना आंसर करेक्ट कर ले। उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा मूल्यांकन एक अवधि के अंत में टाइम पीरियड है उसके एंड में किया जाता है। देखो एंड ऑफ अ टर्म, प्रारूपिक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, थोड़ी सी वीक है, कुछ कुछ वर्ड्स मैंने प्रोनाउंस नहीं आती, कभी निदात्मक परीक्षा या प्लेसमेंट परीक्षा, कौन सा होगा? बहुत बढ़िया। समेटिव असेसमेंट जो होता है वो अंत में किया जाता है, तो हमारा जो है क्वेश्चन आंसर बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रारूपिक मूल्यांकन को और किस नाम से जाना जाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट जो चलता रहता है उसको किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने कराया है ये। फास्ट फास्ट आंसर कीजिए, अभी जो है 5-6 लोगों का ये आंसर आया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अतुल कुमार जी आप क्वेश्चन रीड कीजिए फिर से। अर्चना द्विवेदी फिर से क्वेश्चन को रीड कीजिए प्लीज। वेरी गुड, बाकी सबका बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। चलिए ओवरऑल जो है आंसर सही आ रहे हैं, बी 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 सबका आ रहा है। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो कंटिन्यूअसली चलता है, यहाँ पे होता है वो चल रहा होता है कंटिन्यूअसली जब तक एंड ऑफ टर्म नहीं आता। तो जब ये जो साथ साथ चलने वाला जो होता है वो सीख होता है, कि यहाँ पे जो टेस्ट लिया, जो चीजें नहीं आती थी वो यहाँ सीख लेंगे और फिर यहाँ टेस्ट दिया, जो यहाँ नहीं आती थी वो सीख ली फिर से और फिर यहाँ टेस्ट दिया, जो यहाँ नहीं आती थी वो यहाँ। तो यानी सीखने के लिए आंकलन हो रहा है बार बार। असेसमेंट यानी आंकलन कर लेना, इसको मूल्यांकन है। और बहुत सारे देखो पेपर्स में भी आंकलन मूल्यांकन कई बार डिस्प्लेस हो सकता है, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में देखना, असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, सीसीई किस प्रकार के सीखने को प्रोत्साहित करता है? रटने पे आधारित सीखना, सार्थक सीखना, एक बार का सीखना, स्मृति आधारित सीखना। चलिए फास्ट आंसर कीजिए। बी और डी आंसर आ रहे हैं, कुछ कुछ डी है, मोस्ट ऑफ बी है। देखो रोट लर्निंग तो होता है रट्टा मारना, रट्टा मारना तो कोई भी लर्निंग नहीं कहेगी, किसी में भी पूछ ले रोट लर्निंग किसमें दी गई तो किसी में भी नहीं दी गई, तो ये फिर भी सही लग रहा है। एक बार का सीखना यानी वन टाइम लर्न, एक बार सीख लो फिर जो है साल के एंड में पेपर दे देना, ये तो नहीं है, ये सीसी नहीं है। मेमोरी बेस्ड लर्निंग, इसकी भी कहीं बात नहीं कही गई है। मेमोरी बेस्ड तो वो होता है कि आपने चीजों को याद कर लिया, लेकिन जो है सीसी तो कहता है कि कॉन्टिन्यू को भी इन्वॉल्व कर रहा है, जिसमें करिकुलर और को करिकुलर भी है, तो मीनिंगफुल चीजें हैं जो आप सीख रहे हो, अर्थ के साथ सीख रहे हो। ठीक है, तो सीसी जो है मीनिंगफुल लर्निंग पे फोकस करता है।
उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन शहर शैक्षणिक मूल्यांकन में शामिल है? इसमें से पोस्ट स्कॉलस्टिक इवैल्यूएशन कौन सा है? जो सब्जेक्ट नहीं है वो जो है आपका एक क्या हो जाएगा, पोस्ट स्कॉलस्टिक में चला जाएगा। वेरी गुड, बहुत सारे जो है आंसर अच्छे हैं। देखिए स्कूल, अब तो जो लाइफ स्किल्स है ना वो एक कोर्स बन जाता है, थोड़ा सा है कुछ कुछ जगह पे एक वेबिनार या डिप्लोमेटिक वाला कुछ कुछ है, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है उनको कट कर देना, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, या हिंदी इंग्लिश आ जाता वो गलत कर दो। और जो लाइफ स्किल बच गया, मोरल वैल्यूज बच गई है, जहाँ पे एथिक्स की बात आ गई, एटिकेट्स की बात आई, या कुछ कम्युनिकेशन सीखने की बात आई, खेल की बात आई, कुछ चीजें क्या है वो सह शैक्षणिक में होती है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सीसीई किसको बढ़ावा देता है? केवल प्रतिस्पर्धा, समग्र व्यक्तित्व विकास, अंतिम परीक्षा प्रदर्शन या रचना, किसको बढ़ावा देता है? फास्ट आंसर कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सीसीई से आपको ऐसे ही थोड़े इजी क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा सा एंड में मैंने डाले हैं थोड़े से मॉडरेट लेवल की, बाकी सब इजी लेवल है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका जो आंसर सही आया है बी करेक्ट आंसर है कि सीसी यानी कि संपूर्ण, हॉलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव जो है उसी का मीनिंग है ओवरऑल, समग्र व्यक्तित्व विकास पे बल देता है, इसी को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, प्रारूपिक में शामिल है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या इंक्लूड होता है? प्रोजेक्ट, यूनिट टेस्ट, क्लासरूम एक्टिविटी या ऑल ऑफ द अबव? बहुत ही बढ़िया, सब जो है मोस्ट ऑफ आंसर इतने जो है करेक्ट आंसर है कि जो अगर किसी ने इनकरेक्ट भी दिया तो हाईलाइट ही नहीं हो पा रहा है। बहुत बढ़िया, ऑल ऑफ दी अबव होंगी, क्योंकि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो चलता रहता है, हर एग्जाम नहीं होगा, कभी आपने प्रोजेक्ट ले लिया, कभी क्विज करवा लिया, कभी क्लासरूम एक्टिविटी में पता लग गया, कभी डिस्कशन हो गया कोई चीजों का, तो सब चीजें मिक्स जो है चलती रहती हैं कॉन्टिन्यूटी में, डेली बेसिस कह सकते हैं या हम वीकली कह सकते हैं, मंथली जो है टीचर के अकॉर्डिंग वो चलता रहता है कि टीचर ऑब्जर्वेशन असेसमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, सीसीई शिक्षकों की किसमें सहायता करता है? क्वेश्चन नंबर 11 आई गेस हो गया है, मैं जैसा देख पा रही थी सबका जो है ए आंसर आ रहा था, अब पीपीटी सबको शो हो रही है, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सीसीई की विशेषता नहीं है। Continuous process, competence, which one time annual exam, holistic assessment? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा आंसर दिया सबने, सी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। समेटिव असेसमेंट जो है संकलनात्मक मूल्यांकन को और किस नाम से जाना जाता है? सीखने का आंकलन, सीखने के लिए आंकलन, निदानात्मक मूल्यांकन या उपचारात्मक? देखिए एग्जाम में आप ये मिस्टेक करोगे, जो मोस्ट ऑफ आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं डी, असेसमेंट फॉर लर्निंग, कंटिन्यू चलने वाला तो एफए होता है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट। सोच के आंसर दीजिए, क्या आंसर दे रहे हो, क्वेश्चन क्या है, ना इजी क्वेश्चन गलत कर रहे हो सब। कुछ आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छे से पढ़िए और समझिए, वेरी गुड, अच्छा ट्राई कर रहे हो। देखो जो कंटिन्यू चलता है वो एफ ए होता है। ठीक है, तो हमारा बी तो नहीं होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं जिन्होंने डी दिया था,
रेमेडियल जो टेस्ट होता है या उपचारात्मक होता है वो भी एफए में होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता लगा बच्चे के कम मार्क्स है तो आपने उपचारात्मक शिक्षण दे दिया, तो डी भी नहीं होगा। अब देखिए, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक क्या होता है, किसी चीज की पहचान करवा दे। अब साल के एंड में अगर आपने टेस्ट दिया तो वो क्या पहचान करवाएगा, ठीक है। फिर आंसर है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि जो सीखा है उसका आंकलन, कि आपने क्या सीखा एक्चुअल में हम करते हैं। साल के एंड में जो पेपर होता है उसमें क्या किया जाता है, यही तो देखते हैं कि पूरे साल भर आपने क्या सीखा। फिर आपके परसेंटेज आते हैं, मार्क्स आते हैं, फिर उसके बेस पे आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो। तो ए आंसर करेक्ट होना चाहिए। जो सी आंसर दे रहे हैं वो क्या सोच समझ के दे रहे हैं, ठीक है। अपना आंसर जो थोड़ा करेक्ट करो और क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ो, सिर्फ आंसर को नहीं, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए प्लीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रारूपिक मूल्यांकन में कौन सी गतिविधि उपयोग की जा सकती है, जो कंटिन्यूस चलता है ना, फॉर्मेटिव, उसमें क्या यूज किया जा सकता है। सरप्राइज टेस्ट, ओरल टेस्ट, ग्रुप वर्क या ऑल ऑफ द अबव। बहुत बढ़िया, सबके आंसर ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए ठीक, ये सारी ही चीजें जो है फॉर्मेटिव में, कंटिन्यूटी में यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सीसीई किस पर बल देता है, केवल ग्रेड, सतत प्रतिपुष्टि, वार्षिक परीक्षा, केवल अंतिम परिणाम। बहुत बढ़िया। चलिए ये भी आंसर जो सभी का करेक्ट आ रहा है, बी आंसर होगा, कि कंटिन्यूटी जो चलता है कंटिन्यूअसली, फीडबैक, क्योंकि जब आप कंटिन्यूअसली किसी को इवैल्यूएट कर रहे हो तो इवैल्यूएशन के बाद फीडबैक भी दोगे, फीडबैक दोगे तभी तो जो चीजें लैग कर रही थी वो पूरी होंगी फिर से, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को जरूरत है तो रेमेडियल टीचिंग भी देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सीसीई में प्रतिपुष्टि कैसी होनी चाहिए, फीडबैक कैसा होना चाहिए, विलंबित, त्वरित, वार्षिक या कम। बहुत बढ़िया। देखिए फीडबैक तो मुझे लगता है सभी चीजों में ही इमीडिएट होना चाहिए, आपको ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं मिलेगा जहाँ ये कहे कि फीडबैक आपको लेट देना चाहिए, क्योंकि जितना इमीडिएटली, जितना जल्दी आप फीडबैक देंगे, उस चीज में जो लैग था, उसमें जो गैप था, वो फिर तो आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सह शैक्षिक क्षेत्रों में शामिल है, पोस्ट स्कॉलस्टिक में क्या शामिल है, दृष्टिकोण, मूल्य, कार्य शिक्षा या उपयुक्त सभी। बहुत बढ़िया, सबके आंसर जो करेक्ट आ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है, सभी का आंसर करेक्ट है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18, हो गया है, चलिए 17 नंबर फिनिश हो गया, सबने बहुत अच्छा आंसर किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, सीसीई किसमें सुधार करता है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, क्लास के एंड में थोड़े मॉडरेट लेवल, इससे लेवल हाई होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन की लेंथ बढ़ेगी। बहुत अच्छा, बीच में कुछ ए वाले भी हैं और बी वाले भी हैं। क्वेश्चन समझिए पहले फिर आंसर कीजिए। देखिए कई बार क्या होता है, हमारे ना आंसर दो भी सही हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये पूछ रहे किसमें सुधार करता है, तो सुधार देखो, डर में सुधार करता है, ठीक है, डर को कम कर रहा है वो, तो कहीं ना कहीं ठीक है, जो एग्जाम से डर लगता है वो कम हो जाता है, उस डर में सुधार होने लगता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट है तो नहीं लेंगे। उससे अच्छा आंसर ये कि सीखने के परिणाम में सुधार कर रहा है, तो सीखने के परिणाम ज्यादा अच्छे बढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, तो आंसर जो है हमारा बी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जो ए वाले हैं वो इसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा का डर तो वो कम कर देता है, लेकिन जो चीजें इम्प्रूव बढ़ रही है, फॉर्म पॉजिटिवली चेंज हो रही है,
तो पॉजिटिवली जो चेंज हो रहा है वो तो आउटकम चेंज हो रहा है, परिणाम चेंज हो रहे हैं सीखने के, बच्चा ज्यादा सीख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी ज्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पे, एक ही कह सकते हैं 90% या मोर देन 90% जो यही अप्रोप्रिएट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, प्रारूपिक मूल्यांकन में कौन सा उपकरण उपयोग होता है, चलिए बताइए। बहुत ही बढ़िया, ऑल ऑफ दीज है। प्रारंभिक जो मूल्यांकन, सॉरी, प्रारूपिक मूल्यांकन में हम ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट जैसी चीजें हैं यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ही एज अ टूल हमारे लिए यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सीसीई किसकी पहचान करने में सहायक है? सीखने की खाई, अच्छा रटने वाला, वार्षिक टॉपर या कोई नहीं? सीसीई किसकी पहचान करता है, बताइए। बहुत बढ़िया, सबने अच्छा आंसर दिए हैं और सोच के आंसर दिए, क्योंकि बहुत ही इजी था क्वेश्चन, लेकिन ये चीजें थी कि कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन में तो क्या चीजें वो आइडेंटिफाई करता है, क्या करता है, तो लर्निंग गैप जो है उसको पहचानने के लिए हेल्पफुल होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सीसीई का मुख्य उद्देश्य है। सीसीई का मुख्य उद्देश्य बताना है, ऑब्जेक्टिव या एम हम कह सकते हैं, बताना है आपको। बहुत ही बढ़िया, सबके आंसर जो करेक्ट आए हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है, समग्र विकास पर ध्यान देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पूरा हम फास्ट फास्ट चल रहे हैं क्योंकि क्लास ऑलरेडी लेट स्टार्ट हुई है और हमें क्वेश्चन जो है करने हैं, टाइमली कंप्लीट करने हैं, टारगेट को हम कंप्लीट कर दें। ठीक है, निदानात्मक मूल्यांकन किसमें मदद करता है? जो निदान डायग्नोस्टिक असेसमेंट है वो किसमें मदद करता है? सीखने की कठिनाइयों का कारण पता लगाने में, ग्रेड देने में, अंतिम परीक्षा लेने में या गृह कार्य देने में? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है सबका। ऐसे ऑप्शंस और ऐसे नंबर देख के अच्छा लगता है कि ठीक है, चलिए जो पढ़ रहे हैं वो आ रहा है समझ में और क्वेश्चन भी सॉल्व हो रही है। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक इजी भी होते हैं, किसी को अगर ये लग रहा हो कि बहुत इजी क्वेश्चन है तो देखिए एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ टॉपिक इजी है तो इजी क्वेश्चन भी आएंगे। चलिए, सीसीई शिक्षकों को किसके उपयोग के लिए प्रेरित करता है? किस चीज के उपयोग के लिए? एक ही शिक्षण विधि, कई शिक्षण रणनीतियां, कोई गतिविधि नहीं, केवल व्याख्यान? बहुत बढ़िया, क्योंकि केवल वाला वैसे गलत हो गया, कोई गतिविधि नहीं, तो ये तो गलत हो गया, बिना गतिविधि के पढ़ाना नहीं है। केवल वाला जो कि सिर्फ व्याख्यान कर दो, नहीं, ये भी नहीं, कि मल्टीपल टीचिंग स्ट्रेटेजीज वाला। ठीक है, अगर नॉर्मली भी ना आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले, इस तरह के क्वेश्चन जो इसके ना सिर्फ क्वेश्चन पे नहीं जाओ, चलो इसके सिर्फ आप ऑप्शन ले लो। ठीक है, कई बार है ना इसी तरह के ऑप्शन से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट शिक्षा जो बच्चों के जो हक में है या सपोर्ट में क्या है, या कौन सा जो उचित है, कौन सा अनुचित है, नॉर्मली भी पूछ लिया जाता है। तो वहां सिर्फ कॉमन सेंस से आंसर देना है कि क्या चीज जो है उचित है और क्या अनुचित है, सही और गलत क्या है, उससे आपको आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सह शैक्षिक मूल्यांकन में शामिल नहीं है? कला, शिक्षा, जीवन कौशल, विज्ञान के अंक या मूल्य? को करिकुलर, सॉरी, को स्कॉलस्टिक जो उसमें कौन सा इंक्लूड नहीं है? सी और डी दोनों आंसर आ रहे हैं। देखो, स्कॉलस्टिक हो जाएंगे जो सब्जेक्ट हैं, तो जो को स्कॉलस्टिक नहीं है वो स्कॉलस्टिक होगा। ठीक है, तो वहां पे जो है सब्जेक्ट हटा दो,
साइंस जो सब्जेक्ट है, बाकी सारे तो को स्कॉलस्टिक है ना। सी और डी में कंफ्यूज क्यों है? इतना इक्वली आंसर आ रहे हैं सी और डी सबके। देखो डी मूल्य है, मूल्य भी हमारे को स्कॉलस्टिक होते हैं, लाइफ स्किल भी को स्कॉलस्टिक है, आर्ट एजुकेशन भी को स्कॉलस्टिक है। तो जो सब्जेक्ट है वो स्कॉलस्टिक रह गया, क्योंकि जो स्कॉलस्टिक है वो को स्कॉलस्टिक नहीं होगा। साइंस जो एक सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आंसर जो है सी हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। सर ने बोला नॉर्मल क्वेश्चन को ज्यादा समय ना दे सर, जो सभी को क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है, एक्चुअली थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा मुझे, लेकिन फिर भी मैं स्पीड से करवाने का कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या है? एक बार का मूल्यांकन, नियमित और निरंतर, केवल मौखिक परीक्षा, केवल लिखित परीक्षा, केवल वाले गलत कर दो, बाकी दोनों में से आंसर दे दो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियमित और निरंतर जो मूल्यांकन है वो कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है, जो चलता रहे रेगुलर बेसिस पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। सीसीई किसको कम करने के लिए बनाया गया है? देखिए यहाँ पे कम, संवाद कम करेगा, बोर्ड परीक्षा का दबाव कम करेगा, सीखने की गतिविधियां कम कर देगा, या प्रेरणा कम कर देगा? कम क्या करेगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी। आंसर जो इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। चलिए आ जाइए 27 पे आ जाइए। सीसीई का लाभ कौन सा है? आत्मविश्वास विकसित करता है, तनाव बढ़ाता है, अंकों पे ध्यान देता है, केवल केवल वाला गलत, गतिविधियों को हतोत्साहित करता है। बहुत ही बढ़िया, ए ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबने ए दिया है, ठीक है। 27 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण कब दिया जाता है? रेमेडियल टीचिंग कब दी जाती है? सीखने की समस्याएं पहचानने के बाद, मूल्यांकन से पहले, अंतिम परीक्षा के दौरान, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है, सभी के आंसर जो करेक्ट है, ए ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। सीसीई में कौन कौन से मूल्यांकन शामिल है? केवल प्रारूपिक, केवल संकलनात्मक, प्रारूपिक और संकलनात्मक दोनों, कोई नहीं? इसी क्वेश्चन है ये, चलिए वेरी गुड, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये सभी को पता है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। अब जो थोड़े इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे, हल्की सी लेंथ उनकी बड़ी होगी, जो पेपर में आपको देखने को भी मिलेंगे, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन पेपर में ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है, इक्वली रहता है। सीसीई में समग्र शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? बताइए, चलिए। बहुत बढ़िया, सबने बी आंसर किया है, बहुत अच्छा आंसर, सही आंसर है। विकास के सभी पहलुओं का मूल्यांकन जो है कॉम्प्रिहेंसिव या समग्र शब्द जो इसी के लिए यूज किया जाता है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। सीसीई में समग्र मूल्यांकन का क्या अर्थ है? कि ये सेम हो गया, चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ऑप्शन अलग है बट थोड़े से। बहुत बढ़िया, सबके आंसर सही आ रहे हैं। सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक और सह शैक्षिक, सह शैक्षिक का, देखो सह शैक्षिक और शैक्षिक जो है दोनों का ही मूल्यांकन जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा 31, ठीक है। उसके बाद हम चलते 32 नंबर क्वेश्चन पे। सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन सेम हो सकते हैं लेकिन ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। शिक्षक को कोर्स पूरा करने में मदद करता है, विचार प्रक्रिया पर जोर देना और रटने को कम महत्व देना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, स्कूल की निगरानी में सहायता करना। बहुत बढ़िया आंसर है कि विचार प्रक्रिया पर जोर देना और रटने को कम महत्व देना, ये रोट लर्निंग को रिड्यूस करता है
और जो थॉट प्रोसेस है, समझने की प्रक्रिया है जो, उस पर जो है बल देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सीसीई के संबंध में कौन सा कथन सही है, सॉरी, ठीक है, सही पूछा है। यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, सभी यह विद्यार्थी के सभी पहलुओं को शामिल करता है, विधात्मक मूल्यांकन शामिल नहीं है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तकनीकें उपयोग होती हैं, या कोई नहीं। ओके, यहाँ से आपको शायद ऑप्शन वैसे भी पता लग जाएंगे, मे बी ये बोल्ड रह गए हैं जो राइट आंसर है इनके। एक बार कमेंट करके बताइए, स्लाइड सबको शो हो रही है ना, क्योंकि मेरी तरफ से तो हो रही है। हो रही है मैम। और निधि पांडे जी, वेरी गुड। जो डी आंसर है, सॉरी क्या हो गया, ए बी सी डी ई, ओके, 5 ऑप्शन आ गए हैं यहाँ पे, डी ऑप्शन जो इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब जो है शायद आपको ना आंसर पता लग जाएंगे। कोई बात नहीं, फटाफट जो है शोइंग पीपीटी शोइंग प्रॉपरली, ओके स्लोइंग, ठीक है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन अब आपको पता लग रहा है, लेकिन रीजन समझते हुए चलिएगा, क्योंकि ऑप्शन जो है बोल्ड है अभी। मूल्यांकन का मुख्य जो घटक है वो क्या है, सीई के समग्र मूल्यांकन का। केवल संज्ञानात्मक, केवल वाला गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव जो है दोनों तरह के उपकरणों का प्रयोग, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्रों पे ये देखो, संज्ञानात्मक है ना, कॉग्निटिव गलत आ गया ये ना, स्कॉलेस्टिक और को स्कॉलेस्टिक होना था। ठीक है, ये कर लीजिएगा, भाषा विकास पर ध्यान देना। उसके बाद है कि सीसी की मुख्यता क्या है, टीचर सेंटर्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, मूल्यांकन केंद्रित या प्रदर्शन केंद्रित। बहुत बढ़िया, चलिए बी ऑप्शन आया है सभी का। कोई जो है ना इसको एग्जाम में देखो, यहाँ पे इवैल्यूएशन दिया होता है, तो इवैल्यूएशन देख के है ना मूल्यांकन केंद्रित मत कर देना कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मुख्यतः कैसा है, मूल्यांकन केंद्रित है, क्योंकि उसमें एक तो कॉन्टिन्यूअसली मूल्यांकन की बात की और एक तो जो है समग्र मूल्यांकन की बात की है। तो वो चीज मत लिखना, क्योंकि ये जो सीसी है बच्चे को सेंटर करके बनाया गया, तो स्टूडेंट सेंटर्ड इज द राइट आंसर। ओके, विद्यार्थी केंद्रित है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36। सीसीई का उद्देश्य मूल्यांकन करना है, किसको मूल्यांकन करना, केवल ज्ञान, केवल तर्क क्षमता, केवल समझ, या बच्चे के सभी पहलू। ऑप्शन जो है बहुत करेक्ट जो है, ऑटोमेटिकली समझ आ रहा है, और अब जो है हिंट भी मेंशन है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। सीसीई का मूल स्वभाव क्या है, पास फेल घोषित करना, प्रमाण पत्र देना, विद्यार्थी की प्रगति को सुगम बनाना, नहीं। तो मूल जो स्वभाव है, उसका नेचर है, बेसिक वो है कि बच्चे की प्रोग्रेस को फैसिलिटेट करना। ठीक है, वेरी गुड। अभी तो आप ऑप्शन नहीं भी देंगे ना तो चलेगा, आप ऑप्शन नहीं पढ़ लीजिए, 40 क्वेश्चन है, 3 और है शायद। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी हाईलाइटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। सीसीई किया जाता है फॉर्मेटिव और समेटिव, या बोथ ए और बी, और या इवैल्यूएशन ओनली, ऑनलाइन इवैल्यूएशन, सॉरी। तो इसमें जो है दोनों ही किए जाते हैं, कंटिन्यूअसली भी किया जाता है और समेटिव भी, दोनों होते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद है 39। शिक्षा में सीसीई की शुरुआत किसने की थी, तो स्कूल शिक्षा में जो सीई की शुरुआत है वो सीबीएसई ने की थी। ठीक है, ये याद रखना, ये थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, इसको याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40। सीसीई का जो मुख्य ध्यान देना है वो किस पे ध्यान देता है, लगातार शिक्षण पे देता है, सही बात है। ठीक है, ये भी सही है। बच्चे के व्यवहार का निरंतर अवलोकन, ये भी सही है।
एजुकेशन ऑफ हेड हार्ट और हैंड, सिर दिल हाथ की शिक्षा, ये ऐसा कुछ नहीं मेंशन है। कमजोर छात्रों को प्रमोट करना, ऐसा भी स्पेसिफिक कुछ नहीं है। तो देखो लगातार परीक्षण भी है, लेकिन बच्चे के व्यवहार का नियंत्रण अवलोकन भी है। तो कंटिन्यूअसली टेस्टिंग का वो नहीं कहता, ये याद रखना। मनोज कुमार जी गलती से जो है हाईलाइटेड रह गए हैं, एडिट होना था लेकिन एडिट नहीं हो पाए हैं और ये ध्यान में भी नहीं रहा, तो इस वजह से मिस्टेक हुई, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अंतर समझिएगा, कंटिन्यूस लगातार परीक्षण जो सही लगेगा, लेकिन टेस्टिंग का नहीं कहता। सीसी में जो कॉन्टिन्यूस है ना, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, वो क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में लगातार टेस्ट की बात नहीं होती है, लगातार प्रोजेक्ट है, अलग अलग चीजें हो रही हैं, तो लगातार टेस्ट नहीं लेना है। तो इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन बी सही होगा कि बच्चे के व्यवहार का निरंतर अवलोकन करना, यहाँ पे व्यवहार उसका भी लर्निंग को भी शो कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे, 40 क्वेश्चंस